mentor Anusha Rao and I recently did BS English from BZU and now I'm preparing for CSS. This is just my brief introduction. So today my video is regarding BS English कि भाई ये क्या चीज़ है। बहुत सारे लोग जब जो ही FSC करके आते हैं तो उन लोगों को पता नहीं होता कि फ़र्दर वो क्या करें, और अब आप लोगों को पता है कि उनके BA का और BSc का जो पहले सिनेरियो था अब वो हमारे पास करंट सिनेरियो में वो चीज़ें नहीं है। इवन बहुत सारे कॉलेजेस ने, यूनिवर्सिटीज़ ने तो इसका एडमिशन भी देना बंद कर दिया और उसकी जगह उन्होंने रख लिया है ADS को और ADA को, यानी उन चीज़ों को भी उन्होंने सेमेस्टर सिस्टम में लेकर आ गए जिससे पहले हमारे पास BS होता था, बिल्कुल वैसे ही। तो BS जो होता है वो होती है हमारे पास एक 4 ईयर डिग्री, ठीक है, जिसमें आपको 8 सेमेस्टर पढ़ने पड़ते हैं। पहले ये सीन होता है कि आपको स्टार्ट में माइनर सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं इंग्लिश के साथ ही, और उसके बाद 5th सेमेस्टर में जब आप पहुंच जाते हो, यानी 5 सेमेस्टर आपके होने लगते हैं या 5 में आप जाते हो, तो अब आपका बिल्कुल स्पेशलाइजेशन आ जाते हैं, माइनर सब्जेक्ट्स आपके सारे ख़त्म हो जाते हैं और उसके बाद आप फिर जाके पढ़ते हो मेजर को। और उसमें हम 2 चीज़ों को पढ़ते हैं, एक होती है हमारे पास लिटरेचर और दूसरा होता है हमारे पास लिंग्विस्टिक्स, ठीक है। अब इस तरह से क्यों है, ये दोनों को डिवीजन क्यों की गई है, क्या चीज़ें होती हैं इसमें, हम क्यों इनको डिवाइड कर देते हैं और अलग अलग पढ़ते हैं। तो जब हम लिटरेचर को पढ़ रहे होते हैं तो उसमें हम फिक्शन और नॉन फिक्शन को पढ़ते हैं, ठीक है। फिक्शन हमारे पास वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो इमेजरी होती हैं, जो इमेजिनेशन से आती हैं, पोइट की, राइटर की, ऑथर की। और नॉन फिक्शन वो होती हैं जो हम अपनी रियल लाइफ में यूज़ करते हैं, सच एज हमारे लेटर्स हो गए, मेमो हो गए, और बाकी रिपोर्ट राइटिंग हो गई, कोई रिसर्च हो गई, और किसी की ऑटोबायोग्राफी हो गई या फिर बायोग्राफी हो गई, जो रियलिटी के ऊपर बेस्ड होती है ना, जो फैक्चुअल होती हैं, उनको हम कह देते हैं नॉन फिक्शन। और फिक्शन में आपको पता है आपकी पोइट्री आ जाती है, ड्रामाज आ जाती हैं, शॉर्ट स्टोरीज आ जाती हैं, बाकी इस तरह से राइटिंग आ जाती है जो राइटर जो है इमेजरी करके, यानी कि इमेजिनेशन के थ्रू उनको लिख रहा होता है। और लिंग्विस्टिक के अंदर हम पढ़ते होते हैं किसी भी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को, और ख़ास तौर पे जब हमारा BS इंग्लिश होता है तो उसमें हमें इंग्लिश को ही पढ़ना है, उसके हम स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। उसके बाद फिर जो हमारी ऊपर अप्रोचेज आ जाती हैं, कोई सेंटेंस कैसे बनता है, फ्रेजेस क्या होते हैं, क्लॉजेस क्या होती हैं, इनके अलावा बाकी जो हम इसके जो कंसेप्ट होते हैं, लाइक आप पूरी एक ब्रांच पढ़ लेते हो, सोशल लिंग्विस्टिक हो गई, साइको लिंग्विस्टिक्स हो गई, कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स हो गई, फर्दर आप इनको स्टडी करते जाते हैं, ठीक है। उनको हम पढ़ते होते हैं। और लैंग्वेज को अगर हम पढ़ रहे होते हैं तो हम पढ़ते हैं आर्टिकुलेट किस तरह से होती है, कोई अगर हम बोल रहे हैं सेंटेंस, हम उसकी आर्टिकुलेशन किस तरह से करें, उसकी ट्रांसमिशन किस तरह से हो रही है, कोई वर्ड जैसे हमने पढ़ा था कि कुछ बाइलिंगुअल होते हैं, इस तरह से ये सारी चीज़ें हम स्टडी कर रहे होते हैं लिंग्विस्टिक्स के अंदर। जब भी हम लिटरेचर पढ़ रहे होते हैं ना, तो हम सिर्फ उस लिटरेचर को नहीं पढ़ रहे होते कि अगर आप कोई पीस ऑफ राइटिंग पढ़ रहे हो तो फिर आप उसी को पढ़ रहे हो। फ़र्ज़ करें हम पढ़ रहे हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस, तो प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़ते हुए हमने उससे सिर्फ ये नहीं सीखा कि उसमें हमें दिखाया गया है कि एक फैमिली है और उनके अंदर रह रहे हैं, उनकी 5 बेटियां हैं और उनकी शादी का कोई इशू चल रहा है। वहाँ पे हमें 2-3 कैरेक्टर्स और दिखाए जाते हैं, डार्सी है, उसका फ्रेंड है, कि वो किस तरह से थोड़ा सा एरोगेंट होता है, रिच होता है। उसके पूरे पर्सपेक्टिव में एक पीस ऑफ राइटिंग में पूरी हमें एक एज दिखाई जाती है, जिस एज में वो पीस ऑफ राइटिंग लिखा गया था, उस टाइम का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड कैसे थे, इलीट क्लास किस तरह की थी, वहाँ पे जो कॉमन लोग होते हैं वो किस तरह से रह रहे होते हैं, और स्पेशली इकोनॉमिकली जो कंडीशन होती है वो हमें बताई जाती है। जैसे इस नॉवल के अंदर हमें ये बताया गया है कि उस टाइम पीरियड में औरतें जो थीं उनको ये राइट नहीं था कि वो ओन कर सकें अपने फादर की प्रॉपर्टी को, क्योंकि वो जो मिस्टर बेनेट होता है उसकी 5 बेटियां होती हैं, उसका बेटा कोई नहीं होता, तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जितनी थी वो किसको मिलनी थी, कॉलिंस को मिलनी थी, जो उसका रिश्तेदार था, वो अपनी बेटियों को नहीं दे सकता था। तो और औरतें जो उस टाइम पीरियड की थी, उस एरा की थी, उन्हें क्या किया जाता था, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो राइटिंग सीखें और म्यूज़िक सीखें, इस तरह के सोफिस्टिकेटेड काम करें। और वो नहीं जा सकती थी, किस हवाले से नहीं जा सकती थी,
कारोबार के हवाले से या बिज़नेस की फ़ील्ड में वो इस तरह से नहीं जाती थी। उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि डॉल अप योरसेल्फ और आप उसी तरह से रहें सोफिस्टिकेटेड बन के। ये चीज़ें हम उनमें देखते आ रहे हैं। अच्छा जी, स्कोप क्या होता है बीएस इंग्लिश का? बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि अच्छा अब कर लिया बीएस इंग्लिश तो इसके बाद अब हम क्या करें, क्या होगा? बिजनेस स्टडीज़ तो ये है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक ही फील्ड बच जाती है और वो ये है कि हम पढ़ते रहेंगे इसको साथ साथ और हमारे पास क्या आता जाएगा, साथ में हम क्या करेंगे, क्या क्या सिर्फ हम और यही बन सकते हैं कि हमने लेक्चरार ही बनना है और कोई चीज़ नहीं है जो हम कर सकते हों। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप बीएस इंग्लिश कर लेते हो तो उसके बाद आपके पास एक ब्रॉड चीज़ आ जाती है। आपको पता है वर्ल्ड जो है ग्लोबल बन रही है, तो इंग्लिश को एज इट इज़ सीखना ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप सीख लेते हैं, चाहे आप किसी जॉब का इंटरव्यू दें या फिर आप कंटेंट राइटिंग करें या कुछ भी करें, तो उसमें इंग्लिश तो आपको मस्ट आनी चाहिए। आपको कमांड होनी चाहिए इसके ऊपर, राइटिंग के ऊपर भी और आपको स्पोकन के ऊपर भी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप कर लेते हो तो सिर्फ आपने लेक्चरार बनना है। आप कंटेंट राइटर बन सकते हो, क्रिएटिव राइटर बन सकते हो, आप एनालिस्ट बन सकते हो, आप ट्रांसलेटर बन सकते हो। और अब आपको पता है ऑनलाइन का इतना ज़्यादा मतलब ट्रेंड चल रहा है, तो वहाँ पे तो आप इतनी सारी स्पीचेस लिख सकते हो, आप एसेस लिख सकते हो, कोई आर्टिकल लिख सकते हो, पोइट्री लिख सकते हो और आप अर्निंग आराम से कर सकते हैं। अच्छा जी, जब आपके पास इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, पहले ही इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, तो फिर आप हमारा क्यों देखें? क्वेश्चन ये है, आप हमारी वाली वीडियोस क्यों देखें? तो हमारा जो फ़ोकस है वो डिफरेंट चीज़ों के अंदर है, यानी कि हम बीएस को एकेडमिक वे से भी देखेंगे और हम आपकी स्पोकन के ऊपर भी फोकस करेंगे। एकेडमिक्स में हम इस तरह से इसको देख लेंगे कि हम कोई एक उठा लेंगे एज को, जैसे हमारे स्टार्ट में एंग्लो सेक्सन एज आ जाती है, हम उसको उठा के पढ़ेंगे। उनका जो राइटर वगैरह है हम उसको भी पढ़ेंगे और उसके साथ हम उसको क्या करेंगे, क्रिटिकली इवेलुएट भी करेंगे और साथ में हम आपकी स्पोकन को इम्प्रूव करवाएंगे। इसके हम आपकी स्पोकन को इम्प्रूव करवाएंगे। आपके टेस्ट के ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा फोकस होगा। आप कोई अगर आप पीस ऑफ राइटिंग पढ़ रहे हो तो वो क्या होनी चाहिए, क्रिटिकली किस तरह से हम उसको इवेलुएट करेंगे। आपको पता है मोस्टली क्वेश्चन जो आते हैं ना आपके फाइनल के एग्जाम्स में, वो यही होते हैं कि क्रिटिकली इसको इवेलुएट करें। वो आपको तभी होती है जब आप पूरी एक पोएम को या नावल को, उसके सारे एस्पेक्ट्स को आपने देखा होता है, पढ़ा होता है, उसके बाद फिर आप उसको लिखते हो और अब जो बाकी राइटर्स का उसके हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू आप उसको भी साथ में कोट करते हो। ठीक है, हमने क्रिटिकली उन चीज़ों को देख लेना है। उसके बाद जिससे आपकी क्रिटिकल एबिलिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस करेंगी। आप की मैं ग्रामर के ऊपर फोकस करवाऊँगी। अगर आप चाहेंगे तो हम स्टार्ट से बेसिक से, जैसे हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर वो आपको क्लियर हैं तो फिर हम थोड़ा नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे और उनको पढ़ेंगे। ठीक है, और लिटरेचर को हम कंपैरेटिव किस तरह से देख सकते हैं। इंग्लिश लिटरेचर तो आप पढ़ रहे हो, आपने यूएसएस का पढ़ लिया, जो स्कारलेट रेड था वो हमने पढ़ लिया, बाकी ब्रिटिश का भी पढ़ लिया। आपको पता है जब आप लेक्चरार के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो बहुत टाइम ऐसा हो जाता है कि वहाँ पे जो हिंदी राइटर्स होते हैं ना, लाइक इंडियन, उनके भी बहुत सारे एमसीक्यूज़ आते हैं, तो वो आपको तभी आ सकते हैं, क्लियर होते हैं जब आपने पहले ही उनको कंपैरेटिवली देख लिया हो। तो इसके अलावा अगर आप समझना चाहते हैं लिंग्विस्टिक के कोई कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हो रही, आपके पास नोट्स नहीं है, तो आप उनके लिए भी हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर आप टेस्टिंग देना चाहते हैं कि आप टॉपिक तैयार कर रहे हैं और आप टेस्ट देना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली फिर आप मुझे टेस्ट लिख कर भेज सकते हैं, मैं उनको इवेलुएट करके आपको दे दूँगी। Thank you so much for watching. Allah Hafiz.